नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर में उत्तर सहित लेकर आया हूँ और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कौन कौन से एप्लीकेशन आपके आने वाले हैं, कौन सा निबंध आने वाला है, व्याकरण के कौन से प्रश्न आएंगे, सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो में सम्मिलित हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस बार मैं आपके 8वीं कक्षा के प्रत्येक विषय के 5-5 पेपर अपलोड कर रहा हूं और इन 5-5 पेपरों को आपने पूरा पूरा देख लिया तो इस बार आपको कक्षा 8 में सबसे बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इन्हीं 500 पेपरों में से आपके पूरा पूरा फाइनल पेपर आने वाला है। यानी ज़्यादातर प्रश्न हमारे पेपरों में से सीधे ही आपके मेन जो पेपर है उसमें सपने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका अपना चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही पास में जो घंटी बनी हुई है बेल आइकन, उसको भी ऑल के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ, पूरा का पूरा उत्तर सहित पेपर लेकर आया हूँ। ऐसा पेपर आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? मोर, बाज, कबूतर, गिद्ध। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बाज। सांप की गुफा में आकर बाज गिरता है, तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे देखिए सामने मैंने उत्तर भी लिख रखे हैं। ये पेपर आपको मैं पढ़ने के लिए भी देने वाला हूँ, आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको मैं बताऊंगा कि ये पेपर आपको कहाँ पर मिलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न, प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है? पृथ्वी की ओर, सूर्य की ओर, मंगल की ओर या चंद्रमा की ओर? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा प्रकाश पिंड है वो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? यानी कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए उनकी माता जी यानी मैया है वो इनको क्या खिलाती हैं? तो इनको दूध ज्यादातर खिलाती थी, ठीक है ना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी। यानी साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में क्या आ गई थी? नई जागृति, स्वसंधता, नया उत्साह या फिर नई उमंग? तो उनके अंदर नई जागृति आ गई थी, यानी महिलाएं हैं वो जागृत हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है? सुदामा चरित्र जो आपके पाठ है उसके अंदर किसका वर्णन है? सुदामा और कृष्ण, नल और नीर, राम और लक्ष्मण या फिर लव और कुश? तो इसमें सुदामा और श्री कृष्ण का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? प्रेम, सल कपट, वेर भाव, अहंकार? तो मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बुढ़ी काकी, बुढ़ी नानी, पड़ोसिन या फिर अम्मा? तो कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बुढ़ी नानी। तो ये प्रश्न आ सकता है, इस बार आपके एग्जाम में सपने वाला ये प्रश्न है, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना। तो कविता में कहानी कौन सुनाती है? बुढ़ी नानी। अगला प्रश्न है, दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? क्रोध का, अकेलेपन, विस्मय या फिर हर्ष का? तो दीवानों को देखकर लोगों के मन में भाव हैं वो विस्मय का आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? जीवनदाता, मित्र, दुश्मन, हितैषी? तो लेखक हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। क्यों दुश्मन समझ रहे थे? क्योंकि जिस बस के अंदर वो यात्रा कर रहे थे ना, वो बस बड़ी ही खटारा सी थी, टूटी फूटी थी और कहीं पे भी जाके वो पेड़ों से टकरा ना जाए, ऐसा ही लेखक का मानना था। इसलिए लेखक हर पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था कि भाई कभी ना कभी ये बस जाके इनसे एक्सीडेंट हो जाएगी, इसीलिए वो दुश्मन समझ रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? सोने की, चांदी की, लाख की या उपयुक्त सभी? तो बदलू है ये गांव का मणियार था
और ये लाख की चूड़ियां बनाता था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। किसकी चूड़ियां बनाता था? लाख की। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपके रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आएगा। देखिए 11वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। चिन्ह नहीं, चिन्ह या निशान दोनों में से आपको भरना है, तो इसमें आप निशान भरेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा है, मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। तो यहाँ पे भाग्य लिखना है, ठीक है ना। और जो सही आंसर है वो यहाँ पे मैंने सामने लिखा है। फिर उसके बाद में तीसरा देख लीजिएगा, चौथा और पांचवा, इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा रिक्त स्थान को। फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, झाऊलाल का मकान था। तो झाऊलाल का मकान काशी के कठेरी बाजार में था। किस में था? काशी के कठेरी बाजार में था, ठीक है ना। किसका मकान? झाऊलाल का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या पूछना चाहिए? साधु से हमेशा है ना ज्ञान पूछना चाहिए। इसलिए एक दुआ भी है ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी जाति है वो साधु से कभी भी नहीं पूछनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए हुए हैं। क्या दबाए हुए हैं? तिनका। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है कि आज के जमाने में कौन फल फूल रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आज के जमाने में झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। कौन? झूठ और फरेब का जो रोजगार करते हैं ना, झूठ बोलने का काम, तो वो तो फल फूल रहे हैं। और जो सच्चाई के साथ में है वो दबता जा रहा है। जिस तरह से बदलू देखो चूड़िया वाला पार्ट था, उसमें बदलू की चूड़ियां काश की थी, लाख की थी। तो इस कारण से उनका धंधा है वो ठप हो गया था, क्योंकि वो ईमानदार था। और झूठ बोलने वाले उनका धंधा चल जाता है। अगला प्रश्न है, बदलू का काम क्यों ठप हो गया था। तो देखो यहाँ पे प्रश्न आ गया, बदलू का काम क्यों ठप हो गया था। लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियां पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था। क्योंकि बदलू है वो लाख की चूड़ियां बनाता था, जबकि अब लोग हैं वो कांच की चूड़ियां पहनने लगे थे। इस कारण से बदलू का काम है ना वो ठप हो गया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, बाज के लिए लहरों ने उनकी वीरता और साहस को देखकर गीत गाया। किसको देखकर? वीरता और साहस को। तो आपको ध्यान रखना है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया, क्योंकि उनकी वीरता और साहस को देखने के लिए, देखकर सॉरी। अगला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर, झाड़ी के पास जो अचानक ही उनके हाथ पर पकड़कर कलाई पर आ गई थी, इस कारण से वहां से मिली थी। यानी बेर की जो झाड़ी है उनके पास से मिली थी। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। अनुकूल, कोमल, अनुज और राजा, इनके आपको विलोम शब्द लिखने। तो विलोम शब्द से संबंधित आपके प्रश्न आने वाला है। तो देखिए अनुकूल का विलोम है वो प्रतिकूल होता है, ठीक है ना। और कोमल का है वो कठोर होता है, अनुज का होता है अग्रज, और राजा का होता है रंग, ठीक है ना। इस तरह से इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है ना। सूर्य, नदी, बादल, कमल और हवा, इनके तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। लेकिन मैंने तो 4 5 5 लेकर आ गया हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, सूरज, रवि, भानु, अर्क। दोबारा से बता रहा हूं, दिनकर, सूरज, रवि, भानु और अर्क। नदी का हो जाएगा सरिता, तटिनी, तरंगिनी, अपागा। और बादल का हो जाएगा घन, मेघ, जलज, नीरज। कमल का हो जाएगा जलज, पंकज, नीरज और सरोज। और हवा का हो जाएगा हवा, वायु, पवन, समीर और अनिल। इस तरह से इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो आपके मुहावरा वाक्य प्रयोग से संबंधित आपके 2 से 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। इस बार अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। जितने भी मुहावरे हैं उनको रट लेना है। इनमें से 2 मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने पेपर में शामिल किए हैं। जैसे कि जान हथेली पर लेकर चलना, इसका मतलब होता है मृत्यु से न डरना। जान हथेली पर लेकर चलने का मतलब क्या होता है? मृत्यु से नहीं डरना। यानी जान है उनको हथेली पे, हाथ पे लेकर घूम रहा है, वो मृत्यु से डरता ही नहीं है ना। तो मृत्यु से न डरना, इसका प्रयोग कैसे करेंगे? वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं।
और दूसरा है घुटने टेकना यानी हार मानना। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए यानी उन्होंने हार मान ली। अगला प्रश्न है सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हुए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं ही रो पड़े। यानी दूसरों के ऊपर दया करने वाले दीनदयाल है ना वो खुद ही रो पड़े। क्यों रो पड़े? क्योंकि उनके मित्र सुदामा की दीन दशा है ना बड़ी खराब थी, बहुत खराब थी, इस कारण से वो स्वयं रोने लगे। इसी में दूसरा हो जाएगा कि बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध कहाँ से किया, लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध है वो अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोलकर किया। उन्होंने यह काम इतना सफाई से किया कि उनकी पत्नी को इनकी भनक भी नहीं लग सकी। यानी उनकी पत्नी का जो संदूक था, पेटी थी, उनको खोल के चुपचाप से रुपये निकाल लिए और उनकी पत्नी को पता ही नहीं चला। तो बिलवासी जी ने इस तरह से रुपये का प्रबंध किया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैंने इतनी मेहनत करके उत्तर सहित लेकर आया हूं, तो मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो प्रारंभ में साइकिल आंदोलन चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फब्तियां कसते थे और अपनी रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां भी करते थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सीधा ही सपने वाला प्रश्न है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसीलिए हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। देखने में बस है ना बहुत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सफर तय कर सकेगी। यानी देखने में बहुत खराब लग रही थी विद्यार्थियों, और देखकर ऐसा अनुमान ही नहीं लगा सकते थे कि ये भाई इतने किलोमीटर तक अपना सफर है वो पूरा कर पाएगी। इसी तरह उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा, यानी बस के मालिक से पूछा कि ये बस चलती भी है। तब उन्होंने क्या कहा कि ये तो अपने आप चलती है, चलती नहीं है, ये तो अपने आप चलती है। लेखक को इसी बात की हैरानी हुई कि भाई अपने आप बस कैसे चलती है, इतनी पुरानी खटारा सी बस। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी जाता है लोगों को खुशियों का संदेश देता है, जिससे लोगों को अपने दुख भुलाने का अवसर मिल जाता है। यानी जहाँ कहीं पे भी जाता था ना, लोगों को खुशियाँ यानी उनको देखकर लोग है वो खुशी से झूम उठते थे, और जो उनके दुख थे ना उनको भुलाने का अवसर मिल जाता था। कवि ने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई खुशियां हमेशा तक नहीं रह पाती थी और कवि उसे अपनी असफलता मानता है। कवि ने कहा, कवि सोचता था कि भाई मेरे कारण इनको इतनी खुशियां मिली है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो उनकी खुशियां हमेशा तो नहीं रहेगी क्योंकि मेरे जाने के बाद में फिर से उदास हो जाएंगे। इसलिए कवि इनको अपनी असफलता मानता था और जाने को आंसू बनकर बह जाना ही इन्होंने कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना कर रहे थे, पढ़े हुए दोहे पर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कबीर ने दोहे में पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में बताया है कि हमें कभी भी उस रौंदी हुई जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर आंख में पड़ जाए तो वो आंख में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि समाज में रहने वाले छोटे से छोटे अर्थात कमजोर व्यक्ति को भी हमें निर्बल मानकर सताना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त कर हम पर आघात कर सकता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद में सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, ठीक है ना, ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना। सड़क सुरक्षा के आपकी किताब में पासबुक में पीछे जो व्याकरण है उससे पहले ये पेज दे रखा है, 1 या 2 पेज में दे रखा है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सड़क सुरक्षा, सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सड़क पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। यानी जेब्रा क्रॉसिंग जो बनी हुई होती है सड़क के ऊपर, उनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कि
पहले दाएं और फिर बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए, यानी दाएं और बाएं की तरफ देखना चाहिए। देखने के बाद में देखो कि कोई साधन तो नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद में आपको सड़क को पार करना चाहिए। फिर तीसरा क्या लिखोगे, चौराहे पर लाल हरी बत्ती का पूरा ध्यान रखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। लाल बत्ती है तो रुकना है, हरी बत्ती है तो पार करनी, इस तरह से उन बत्तियों का भी आपको प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि आंखों देखी बस दुर्घटना के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य संवाद लिखिए। तो ये पिता और पुत्र के बीच में संवाद लिखना, संवाद का मतलब होता है बातचीत। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये नहीं आए तो आपके सब्जी वाला और दुकानदार और ग्राहक का आ सकता है, ठीक है ना। दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं वो भी आ सकता है। और अगर ये संवाद आपको नहीं आता है तो आप पत्र लिख सकते हैं, अथवा में ऑप्शन आएगा आपके लिए, आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र आपको लिखना है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। किस तरह से लिखा जाता है, देखिए इस तरह से लिखा जाता है। जैसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखना है, फिर प्रिय मित्र नरेश, सप्रेम नमस्ते, यहाँ सब कुशल हैं, आपको भी आपको भी सपरिवार कुशल चाहता हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 22 अक्टूबर 2024 को मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह तय हुआ है और हमारे घर पर बारात है वो कुचामन सिटी से आएगी। इस शुभ अवसर पर मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। इस तरह से आमंत्रण पत्र आपको लिखना है अपने मित्र को। और 29वां प्रश्न रहेगा, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो शुल्क मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, अच्छे से याद कर लेना। देखिए इस तरह से लिखा जाता है, आराम से आप रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अथवा में ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये भी आ सकता है। और अंतिम प्रश्न रहेगा कि किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। निबंध आपके ये 4 इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इन चारों में से एक तो पक्का आएगा और आपको अच्छे से याद करके जाना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत या फिर स्वच्छ भारत अभियान, ये निबंध है ना आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। फिर उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ सकता है, आने की पूरी संभावना है, आपकी 80% संभावना है कि ये निबंध आ जाएगा। बाल विवाह एक अभिशाप, ये आ सकता है। और विद्यार्थी और अनुशासन, ये भी आपके 80% आने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से ये आपके निबंध आने की संभावना रहेगी। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको उत्तर सहित समझाया है विद्यार्थियों, इस तरह का आपके पेपर आने वाला है। और भी मैं 2-3 पेपर आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, उन पेपरों को भी आप अच्छे से देख लेना। और सारे पेपर आपने पूरे देख लिए तो इस बार आप अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे, ये हम वादा करते हैं। तो विद्यार्थियों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई सुझाव हो तो भी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, उन सुझावों के ऊपर मैं ज़रूर गौर करूँगा और आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी वीडियो है मैं आपके लिए तैयार करूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखें, साथ ही इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे वो भी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।